चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर फर्स्ट होम्योस्टेसिस। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस के एग्जांपल्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके बाद जो होम्योस्टेसिस है वो क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो सेल के लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है या सिर्फ ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इम्पोर्टेंट होती है, और होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है, इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस है लफ्ज़, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, निकला है। पहला जो लफ्ज़ है डैट इज़ द होम, इट्स मीन्स द सेम, एंड स्टेसिस मीन स्टेट और कंडीशन, यानी कि स्टेट और कंडीशन को हमने क्या रखना है, सेम रखना है, मेंटेन रखना है, स्टेबल रखना है, ठीक है। सो एक्चुअल द होम्योस्टेसिस मीन स्टेइंग द सेम, यानी कि असल में अगर इसका मतलब देखा जाए, ग्रीक वर्ड है ये, तो इसका मतलब क्या है, स्टेइंग द सेम, यानी कि स्टेबल करना है किसी भी चीज़ को। तो वो किस चीज़ को हम स्टेबल कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं हमने उसको क्या करना है, स्टेबल करना है। इंटरनल कंडीशंस को क्या करना है, स्टेबल करना है। बेशक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जितनी मर्जी चेंजेस आती जाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वाटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट्स क्या हैं, काफ़ी कम है। तो मैं वाटर कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें साल्ट्स कम है, लेकिन मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी यूराइन के अंदर साल्ट्स की एक्सक्रेशन को कर देगी, स्टॉप कर देगी, यानी कि साल्ट को स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। या फिर मैं एक जनरल एग्जांपल और ले रहा हूँ कि मैं ऐसा वाटर इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके अंदर साल्ट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि साल्ट्स ज़्यादा है लेकिन मेरी बॉडी को साल्ट एक हद तक बॉडी में मेंटेन करना है। तो वो जो एक्स्ट्रा साल्ट्स होंगे वो बॉडी क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। यानी कि अगर बाहर वाला जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, गर्मियों में इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन सर्दियों में कम हो रहा है। तो बाहर वाले टेम्परेचर में चेंजेस आने के बावजूद जो मेरी इंटरनल स्टेट है, जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो मैंने क्या की हैं, स्टेबल की हैं और 37 पे रखा है। दैट इज़ नोन एज द होम्योस्टेसिस। इट इज़ एक्चुअली द मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट और इंटरनल कंडीशंस फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बेशक जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी चेंजेस आ जाए, लेकिन हमें अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उसको क्या रखना है, हमने उसे स्टेबल रखना है, मेंटेन रखना है। अब इसके अगर बच्चे एग्जाम्पल्स पूछ ली जाएँ या फिर अगर आपसे कहते हैं कि होम्योस्टेसिस की टाइप्स बता दें, तो जो टाइप्स होती हैं या एग्जांपल्स होती हैं वो सेम ही होती हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। यानी कि अगर आपसे एग्जांपल पूछ लें होम्योस्टेसिस की तो आप कहेंगे इसकी एग्जांपल्स में लिख दें ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और अगर टाइप्स पूछ जाएँ तो भी यही आएंगे। अब हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस एट द लेवल्स, किस किस लेवल पर होम्योस्टेसिस होती है और इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वन बच्चे ज़रा लिसन, अब वो होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। देखें ज़रा इधर देखें बच्चे, होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट इसलिए होती है बिकॉज ये ज़रूरी है इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जी, जो लाइफ है हमारी, लाइफ की एक नई डेफिनेशन है, लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। लाइफ इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इट इज़ अ न्यू डेफिनेशन ऑफ लाइफ, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अगर तो केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे तो लाइफ है, अगर नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम केमिकल रिएक्शंस की यानी मेटाबॉलिज्म्स की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें पड़ती है ज़रूरत एंजाइम्स की। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम होम्योस्टेसिस को, अगर हम अपनी कंडीशंस को मेंटेन नहीं करते, ठीक है, अगर हम अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन नहीं करते तो उससे क्या होगा। देखो गर्मियों में बाहर वाला टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा अगर होम्योस्टेसिस नहीं है। तो जब इंक्रीज होगा तो एंजाइम्स, आपको पता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनकी वाइब्रेशंस जब बढ़ेगी तो वाइब्रेशंस के बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा एंजाइम्स का वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम्स डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम्स डीनेचर हो गया तो केमिकल रिएक्शंस नहीं है, और केमिकल रिएक्शंस नहीं है तो लाइफ नहीं है। इसका मतलब है अगर हमें ज़िंदा रहना है, अगर हमें कंडीशंस को अडॉप्ट करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें होम्योस्टेसिस की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एज वेल एज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट वन इज levels. Homeostasis is important at the cell level and also at the organismic level. So it is most important at the organismic level as well as the cell level. So we cannot हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस एट द सेल लेवल एज वेल एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस एट द सेल लेवल एंड हाउ द होम्योस्टेसिस वर्क्स एट द सेल लेवल।
तो बेटा यहाँ पर देखें ज़रा, ये मैंने काफ़ी सारे सेल्स बनाए हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है दिस वन इज़ नोन एज इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है दिस वन इज़ नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, राइट। तो अब यहाँ पर बात ये है कि ये मैं इंट्रा सेलुलर बना रहा हूँ और बाहर की जानिब कौन सा बनाऊँगा, ये मैं बना देता हूँ बच्चे आपके पास ब्लू से, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, या फिर आप इसे नाम दे सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ऐसा होता है कि हर सेल अपने अंदर ना साइटोप्लाज्म के अंदर आयंस की, साल्ट्स की एक ख़ास कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, यानी कि ना तो उससे ज़्यादा होते हैं ना ही कम होते हैं। अगर साल्ट ज़रूरत से ज़्यादा या कोई आयन ज़रूरत से ज़्यादा साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे सेल से बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा, राइट, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर। अगर अंदर सेल के कम होता है तो क्या होगा, उसी आयन को सेल के बाहर से यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर लेके आया जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ से समझ आ रहा है कि हर जो सेल है वो क्या कर रहा है, वो अपने इंटरनल कंडीशन को हमेशा क्या कर रहा है, स्टेबल रखता है, मेंटेन रखता है, वो चेंजेस नहीं होने देता। जैसे ही चेंज होती है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या तो आयंस दे देगा या उससे आयंस ले लेता है। नेक्स्ट वन इज द होम्योस्टेसिस एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो बच्चे ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर अगर होम्योस्टेसिस की बात होती है तो अगेन ऑस्मोरेगुलेशन इंक्लूड होगा, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन इज एक्चुअली मेंटेनिंग द साल्ट एंड वाटर, साल्ट्स कंसेंट्रेशन, साल्ट, आयंस एंड वाटर की जो कंसेंट्रेशंस है उसको जो मेंटेन करना है बच्चे, उसे हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज, उसे हम नाम दे देंगे ऑस्मोरेगुलेशन। यानी कि बॉडी के अंदर जो सल्यूट है उसकी कंसेंट्रेशन को क्या करना है, हमने मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम ब्याह शादी पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर बच्चे क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खाना खा लें, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है। तो अगर हम घर पे खाना खा रहे हैं तो हम कम खा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ज़्यादा खा रहे हैं, घर में कम खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा या कम खाने के बावजूद जो लेवल होता है ग्लूकोज का हमारी बॉडी के अंदर वो कितना रहता है, वो उतना ही रहेगा, यानी कि वो रहेगा बच्चे 1 ग्राम फी लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1 ग्राम आपको ग्लूकोज मिलने वाला है, बेशक आप खाना ज़्यादा खा लो या फिर कम खा लो, ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वन इज नोन एज द ऑस्मोरेगुलेशन, यानी कि बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने क्या किया, उसको मेंटेन किया है, उसे हम नाम दे देंगे ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? थर्म रिलेटेड टू हीट, सो इसका मतलब है जब हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उसे हम नाम दे देंगे थर्मोरेगुलेशन का, क्या नाम दे देंगे, थर्मोरेगुलेशन का नेम दे देंगे। तो बच्चे इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें पता है हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, और यही टेम्परेचर हमारा सर्दियों में भी रहता है बॉडी का, और यही हमारा बॉडी का टेम्परेचर गर्मियों में भी रहता है। लास्ट वन इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होगा कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिकली वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मेटाबॉलिकली वेस्ट फ्रॉम बॉडी, उसे क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज एक्सक्रीशन। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जहन में क्वेश्चन ये आता है कि एक्सक्रीशन के अंदर मोस्टली जब बात की जाती है ना तो नाइट्रोजनस वेस्ट की बात होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट की। लेकिन अब क्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा गैस है, ठीक है। तो क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है बॉडी से, क्या वो एक्सक्रीशन के अंदर इंक्लूड होता है? बिल्कुल बच्चे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से रिलीज होना है वो एक्सक्रीशन के अंदर बिल्कुल इंक्लूड होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है, किस चीज़ की हमने बात की है, हमने बात की है मेटाबॉलिकली वेस्ट की, यानी कि मेटाबॉलिज्म्स के दरमियान जितने भी वेस्ट बनेंगे उनको बॉडी से निकालने का जो प्रोसीजर है उसे नाम दे देंगे एक्सक्रीशन का। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ जाएंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी। तो मेटाबॉलिकली वेस्ट यानी कि मेटाबॉलिज्म, और हम मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, और केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास है एक जिसका नेम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ बच्चे, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी भी मिलती है और सेल को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होती है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल से निकल रही है और हम बॉडी से रिमूव कर रहे हैं वो किस में इंक्लूड होगी, वो एक्सक्रीशन के अंदर ही इंक्लूड होगी। अब यहाँ पर बच्चे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो ये है कि बच्चे जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, ठीक है। इस जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो बेटा आप लोगों ने बताना है, ठीक है। ये आप लोगों का एक छोटा सा क्विज है, तो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, यानी कि कंट्रोल सिस्टम की बात करने, किस चीज़ की बात करेंगे, कंट्रोल की बात करनी है कि होम्योस्टेसिस को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो मैं फिर अगेन जर्नल से स्टार्ट करूंगा।
फॉर एग्जांपल जैसा कि पहले हम बात करेंगे फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम्स की, फिर हम आएंगे अपनी बॉडी की जानिब और फिर वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले बच्चे बात करते हैं फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की, यानी कि फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, हमारे घरों में फ्रिजेस वगैरह मौजूद है, रेफ्रिजरेटर्स मौजूद है, वो कैसे काम करते हैं बच्चे? वो काम इस तरह से करते हैं कि जैसे ही जो फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर्स है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, हमने टेम्परेचर सेट किया। फॉर एग्जांपल हमने अपना जो फ्रीज़र है अपनी मर्ज़ी से उसका टेम्परेचर सेट कर लिया है, -10 डिग्री सेल्सियस उसका क्या कर लिया, सेट कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि लाइट चली गई या कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ये -10 से चला गया 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, टेम्परेचर पहुंच गया। अब जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेंसर होते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अब वो सेंसर कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्मोमीटर की बात कर लेता हूँ तो थर्मोमीटर एक सेंसर है, ठीक है। थर्मोमीटर ने क्या किया, थर्मोमीटर ने इस टेम्परेचर को डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर चेंज हो चुका है। देन वो क्या करेगा थर्मोमीटर क्या करेगा, मैसेज भेज देगा। किसको मैसेज भेजेगा? कंट्रोल सिस्टम को। इसने किसको मैसेज भेजा? कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेज दिया। अब कंट्रोल सिस्टम ने देखा कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर था वो तो -10 डिग्री सेल्सियस। तो कंट्रोल सिस्टम ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर देगा कि क्या किया जाए, टेम्परेचर को कम किया जाए, लो द टेम्परेचर को कम करें। सो दिस वन इज़ द प्रोसीजर ऑफ द वर्किंग ऑफ द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। तो इस तरह से फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है और इसी से रिलेटेड आएगा हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात हो जाएगी, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करता हूँ तो ये कैसे काम करता है, आप देखें ज़रा। जैसे ही गर्मियाँ आई, गर्मियों के आने से क्या होता है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर हुआ इंक्रीज़। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी स्किन के अंदर क्या थे, हमारी स्किन के अंदर थे रिसेप्टर सेल्स ने क्या किया, रिसेप्टर सेल्स ने उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने को डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, उसने बच्चे डायरेक्टली मैसेज किसको भेज दिया, कंट्रोल सिस्टम। और हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या होता है, हमारा ब्रेन। तो उसने मैसेज किसको भेजा, उसने मैसेज भेज दिया बेटा हमारे ब्रेन को, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेटर को मैसेज भेजा। अब ब्रेन ने क्या देखा, ब्रेन ने देखा कि बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या करेगा, ब्रेन ऑर्डर देगा कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, लो कर दिया जाए, बॉडी टेम्परेचर क्या किया जाए, लो कर दिया जाए। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द होम्योस्टेसिस इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। तो देखें अब बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता बाहर वाला जो टेम्परेचर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसमें क्या हो गया, उसमें टेम्परेचर क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो दिस वन इज नोन एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम बेसिकली जिस फार्मूले के तहत या आप जिस कानून के तहत काम करता है वो हमारे पास होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स के ऊपर काम करता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें उस मैकेनिज्म को उसी मैकेनिज्म्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। उस मैकेनिज्म को नाम दे देंगे फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहा मैंने, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म is itself controlled by the product of reactions। यानी कि इसके अंदर ये जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है या होम्योस्टेसिस है या बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है, ये फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि इस मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है, इसी मैकेनिज्म्स के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। चले मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ, देखिए ज़रा यहाँ पर। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में थर्मामीटर ने क्या किया, उसने डिटेक्ट किया टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उसने मैसेज भेज दिया किसको, कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया, कंट्रोल सिस्टम ने ऑर्डर दिया कि टेम्परेचर को लो कर दिया जाए। जब टेम्परेचर हो गया लो, दोबारा किसने डिटेक्ट किया, दोबारा डिटेक्ट किया थर्मामीटर ने डिटेक्ट किया। अभी जो टेम्परेचर चाहिए था -10 वो ऑब्टेन हो गया। अब क्या किया जाए, तो उसने डिटेक्ट करके कंट्रोल सिस्टम को दिया, तो कंट्रोल सिस्टम ने देखा कि जो हमें चाहिए था वो ऑब्टेन हो गया। अब क्या किया जाए, अब उस मैकेनिज्म को स्टॉप कर दिया जाए।
तो देखें इस मैकेनिज़्म को स्टॉप किसने करवाया, इसी मैकेनिज़्म के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं और केमिकल रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट था वो था लो टेम्परेचर, उसी ने इसको क्या करवा दिया, स्टॉप करवा दिया। यहाँ से एमसीक्यूज ये बनता है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है बच्चे वो किस फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम वर्क्स ऑन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दो तरह के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये किसके ऊपर काम करेगा, ये काम करेगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के ऊपर क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे ये नेगेटिव के ऊपर काम कर रहा है भाई, तो लेट्स जनरल में लेते हैं बच्चे। क्या हुआ कि बाहर वाला टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसने ऑर्डर दिया कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें। यानी कि बाहर इंक्रीज़ होने के बावजूद हमारी बॉडी में क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। बाहर इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी में कम किया जा रहा है, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहे। तो इस तरह का जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है दैट इज़ नोन एज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ से अब एमसीक्यूज़ के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है जिसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो बच्चे हमारे पास जो एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, एलिमिनेशन के प्रोसेस के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होता है, हमें वाटर की ज़रूरत होती है। ये आपका पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर सेकंड ये बनता है कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में वो कौन सा होता है, वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में होम्योस्टेसिस, व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, उसकी इंपॉर्टेंस, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, यानी कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।